विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। उसमें भारत में उद्योग के विविध आयाम यानी डाइवर्सिव डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उसमें काफी कुछ बता चुका हूं। आज मैंने एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में बताना है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन WMP 2016-20 के अनुसार वर्ष 2020 में भारत विश्व में 5.53% एल्यूमिनियम उत्पादित कर तृतीय स्थान पर है। कौन से? तीसरे नंबर पर है। पूरे विश्व का कितना एल्यूमिनियम उत्पादित कर रहा है? 5.53%। देश का प्रथम एल्यूमिना संयंत्र JK नगर पश्चिम बंगाल में 1937 में स्थापित किया गया था। इसको यहीं पर याद कर लिया करें भाई, जो मेन चीजें मैं बताता हूं। एक तो JK नगर पश्चिम बंगाल 1937 याद करना पड़ेगा, एक आपको नंबर याद करना पड़ेगा विश्व में कौन से नंबर पर है, तृतीय स्थान पर है ना। और एक विश्व का कितना एल्यूमिनियम उत्पादित कर रहा है? 5.53%। कितना? 5.53%। तकलीफ होती है याद करने में, बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है। अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने, बढ़ते बढ़ते दर्द दवा बन जाता है। सुना है? अभी दर्द लग रहा होगा लेकिन एक दिन दवा बन जाएगा अगर याद करोगे। तो याद नहीं करोगे तो क्या बोलोगे? उम्र गुजरी है मांझते खुद को, साफ हुए पर चमक नहीं पाए। क्या हुए? साफ तो हो जाओगे पर चमक नहीं पाओगे। चमक तो तभी पाओगे जब सफल हो जाओगे। 2 लाइनें याद रखना और उस हिसाब से पढ़ना। जब जब पढ़ने का मन ना करे तो क्या करना है? अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने, बढ़ते बढ़ते दर्द दवा बन जाता है। गालिब ने ठीक ही कहा था कि दर्द जब बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या बनता है? वो दवा। और दूसरा मैंने क्या कहा? अगर नहीं पढ़े, असफल हो गए तो तब बोलोगे आप उम्र गुजरी है मांझते खुद को, साफ हुए पर चमक नहीं पाए। तो चमकना है तो सफल होना पड़ेगा, उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलो जी, दूसरा कारखाना 1938 में इंडियन अलुपुरम केरल एल्यूमिनियम लिमिटेड, इंडाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 1938 इंडियन अलुपुरम जो केरल में है, एल्यूमिनियम लिमिटेड की 4 शाखाओं, मुरी जो झारखंड में है, अलुपुरम जो है केरल में है, बेलूर जो पश्चिम बंगाल में, और हीराकुंड जो उड़ीसा में स्थापित की गई। कहां पर? इंडाल की 4 शाखाएं कहां पर स्थापित की गई? मुरी झारखंड में, अलुपुरम केरल में, बेलूर पश्चिम बंगाल में और हीराकुंड उड़ीसा में। इतना क्लियर हो गया? वर्ष 2005 में इंडाल INDAL इसको हिंडाल्को में विलय कर दिया गया। हिंडाल्को किस में विलय कर दिया गया? हिंडाल्को में विलय कर दिया गया। हिंडाल्को का मतलब होता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में की गई थी, आजादी के बाद। 1958 में की गई थी। यह आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। आदित्य बिरला ग्रुप का नाम सुना है? आइडिया किसका है? एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आदित्य बिरला ग्रुप का ही था मेरे ख्याल से। आइडिया का कनेक्शन लेते थे भाई पहले मोबाइल पे। सिम किसका था? आदित्य बिरला ग्रुप का था। और आदित्य बिरला ग्रुप क्या करता था? ए गुड बिजनेसमैन पुट्स वंस एग इन डिफरेंट बास्केट। एक अच्छा बिजनेसमैन अपने जो अंडे हैं वो अलग अलग टोकरियों में रखते हैं, बास्केट्स में रखते हैं। और जो अच्छे बिजनेसमैन नहीं होते वो क्या करते हैं? सारे अंडे जो होते हैं वो एक ही टोकरी में रखते हैं। वो टोकरी एक दिन गिरती है, सारे अंडे फूट जाते हैं, उसके बाद लॉस हो जाता है। लेकिन जो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा वो एक ही काम से संतुष्ट नहीं रहता, अलग अलग चीजों में निवेश करता हो। एक बिजनेस चलो एक डूब भी गया तो दूसरे से आता रहेगा। पता है? इसके लिए एक कोटेशन है, एक वो है कि गुड बिजनेसमैन पुट्स वन एग इन डिफरेंट बास्केट। ठीक है जी। और अगर मैं बेरोजगारों के लिए बोलूं तो एक अच्छा बेरोजगार कौन होता है? वैसे तो ये कुछ लोग बोलते हैं कि एवरी अनएम्प्लॉयड इज अ बेगर एंड बेगर मस्ट नॉट बी चूजर्स। सारे फॉर्म भरने चाहिए कि उन्हें, ये नहीं कि खाली यूपीएससी के पीछे लगे हुए। एक अच्छा अनएम्प्लॉयड वो होता है, एक बेरोजगार वो होता है जो कई तरह के फॉर्म भरता है और अलग अपने तर्कश में अलग अलग तीर रखता है। क्या रखता है? तर्कश समझते हो, जिसमें तीर रखे जाते हैं। अब आपने खाली इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स रखा हुआ है तो भैया सफल नहीं होंगे।
क्योंकि आपको कौन सा तीर की जरूरत पड़ेगी, मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, आपको रीजनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको हिंदी की जरूरत पड़ेगी, आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, आपको साइंस एंड टेक की जरूरत पड़ेगी, आपको इंटरनेशनल रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको करंट इवेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सारे तीर होने चाहिए तरकश पे, जब जिसकी जरूरत हो वहां पर वो तीर चलाओ और उसको क्रैक कर दो उस एग्जाम। नहीं आया समझ में? क्या आया? अभी आ गया? इंस्टीट्यूट की सीढ़ियां उतरते ही वो सारे तीर क्या गायब हो जाएंगे। यही तो है। यही जिद अगर पढ़ाई में लगा दो, भाई ये जिद्दी तो है कि हम नहीं मान रहे, हम आपका कहना, इसी जिद को अगर लगा दो उस पर पढ़ाई पे कि मानेंगे भाई, हम करेंगे अपने तरकश में सारे तीर क्या। ये तो आपने उनमें भी देखा होगा, महाभारत का युद्ध जब चलता है तो उससे पहले क्या क्या इकट्ठे किए जाते हैं? दिव्यास्त्र क्या इकट्ठे किए जाते हैं? क्योंकि पता होता है कि युद्ध में अलग अलग प्रकार के योद्धा होंगे। वो योद्धा कौन है? वो आपके एग्जाम है। अलग अलग अस्त्रों से मरेंगे वो, अलग अलग अस्त्र चलाने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है? तप क्या है? संसद में तो मैं सुन रहा था तप मतलब शरीर को गर्म करना। तप मतलब शरीर को गर्म करना नहीं होता है। तप का मतलब होता है विचार करना। ये मस्तिष्क का जो कपाल है, जो इसको क्या करना है, तो उसके लिए जब आप पढ़ोगे तो ये तपेगा, और जब ये तपेगा तभी आप सफल होंगे। अगर ये बहुत ठंडा है, श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री वाले ने कहा है कि जीवित वही है जिसका रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा है। बेरोजगार का मस्तिष्क हर समय ठंडा है, इसका मतलब कुछ नहीं कर रहा। मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? तपना चाहिए। क्या होना चाहिए? बन जाएगा ऐसी नहीं हुई है, तपाकर हुई है। आप लोगों की नहीं होगी, आपके हार्मोन्स अलग होते हैं, ठीक है? और आप लोगों की भी नहीं होगी भाई, बहुत है भगवान का दिया हुआ, नहीं है? अरे जितने घने बाल हैं अभी चिंता मत करो। इसीलिए बोल रहा हूं कि एक टाइम पीरियड रखो। लंबे समय तक अगर इसी चीज में अध्ययन अध्यापन में लगे रहोगे तो फिर दिक्कत होगी। तैयारी जो होती है 1-2 साल 3 साल की होती है। अब आप उसको 10 वर्षीय योजना बना दो और 20 वर्षीय योजना बना दो, फिर तो दिक्कत होगी होगी। नहीं आया समझ? समझ तो सब जाते हैं। तो हिंडाल्को जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो एल्यूमिनियम और कॉपर का उत्पादित करती है। हिंडाल्को का एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र 1962 में रेणुकूट, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में 1962 में 62 चीन युद्ध कब हुआ था? उसी समय रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। नवंबर 1965 में सार्वजनिक क्षेत्र के आदित्य बिरला ग्रुप क्या पब्लिक सेक्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है। अब पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर का पहला एल्यूमिनियम उत्पादन संयंत्र भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको बोलते हैं बाल्को। क्या बोलते हैं? बाल्को की स्थापना कोरबा छत्तीसगढ़ में की गई। कहां की गई? कोरबा छत्तीसगढ़ में की गई। इस कंपनी को बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक मध्य प्रदेश व गंधमर्दन उड़ीसा से की जाती है, जबकि बिजली की आपूर्ति कोरबा ताप विद्युत गृह से होती है। थर्मल पावर स्टेशन, ताप विद्युत गृह मतलब कोरबा ताप विद्युत गृह मतलब थर्मल पावर स्टेशन, जहां पर कोयला जलाकर बिजली पैदा की जाती है। विद्युत आपूर्ति के बारे में क्यों बताया मैंने? अर्थ क्रस्ट पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ क्रस्ट पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आंसर ऑक्सीजन। और अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि अर्थ क्रस्ट पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। लेकिन एल्यूमिनियम महंगा और लोहा सस्ता। लोहा तो हमारा कोर में है सबसे ज्यादा, नीफे, निकिल और फेरियम। जब हम अर्थ की क्रस्ट में जाते हैं वहां क्या? नीफे। सबसे बाहर क्या? सियाल। उसके अंदर क्या? सीमा। उसके अंदर नीफे। नीफे मतलब Ni और Fe। तो सबसे ज्यादा लोहा तो अंदर है, फिर भी लोहा सस्ता और एल्यूमिनियम महंगा। क्यों? क्योंकि स्टील बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, कोयला जलाया, उसको गलाया, जो भी अन्य चीजें मिलानी है तो स्टील बन जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्ट करने के मतलब उसको निष्कर्षण के लिए विद्युत की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। इसलिए जहां जहां पर एल्यूमिनियम संयंत्र होंगे उसके अगल बगल कोई ना कोई जल विद्युत परियोजना या थर्मल पावर स्टेशन होगा बड़ा, जहां से उसको सस्ती विद्युत क्या हो सके? आपूर्ति हो सके। तो जब एल्यूमिनियम बनता है तो उसमें उसकी कॉस्ट भी जुड़ती है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना फैक्ट्री का, वो भी जुड़ता है उसमें। इसलिए एल्यूमिनियम महंगा है। देखो ना वो 10,000 15,000 का लगा हुआ जो सामने पैनल लगा हुआ, कितना है उसमें? लोहा उतने में पता नहीं कितना लोहा लग जाता। नहीं आया?
ये एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम है ये, तो वो महंगा है। लोहा लगाते तो 3 जगह लग जाता है ऐसा। लोहा सस्ता है, एल्यूमिनियम महंगा है। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से। पहले एल्यूमिनियम उत्पादक संयंत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र का, वो 1965 में लगा, उसका नाम है बालको, वो लगा कोरबा छत्तीसगढ़ में। और मैंने बता दिया इस कंपनी को बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक मध्य प्रदेश, गंधमर्दन ओडिशा से, जबकि बिजली की आपूर्ति कोरबा ताप विद्युत गृह से होती है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है। अब देखो ना, हिंडाल्को पढ़ लिया हमने, बालको पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं नालको, कि भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स कौन सा है? आंसर नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम, जिसकी स्थापना उड़ीसा के कोरापुट जिले में दमनजोड़ी में 1981 में हुई थी। इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड था 1981 में। दमनजोड़ी एक जगह पड़ती है, कोरापुट जिला पड़ता है उड़ीसा में, वहां पर की गई थी स्थापना किसकी? नालको की, जो कि भारत का सबसे बड़ा एकीकृत एल्यूमिनियम परियोजना कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ गया? इस संयंत्र की स्थापना के साथ ही देश के संपूर्ण एल्यूमिनियम परिदृश्य में अमान परिवर्तन हुआ। जब देश प्राथमिक एल्यूमिनियम की घरेलू आवश्यकता पूरी करने के लिए आयातों पर निर्भर नहीं रह गया, बल्कि तब से एल्यूमिनियम का निर्यातक बन गया। अब हम निर्यात करते हैं एल्यूमिनियम, पहले हम क्या थे? आयातक थे। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको हीराकुंड उड़ीसा में अपने समेकित संयंत्र सहित एशिया में विशालतम समेकित एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स है। एशिया का विशालतम समेकित एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स कौन सा है? आंसर नालको। कहां पर? हीराकुंड उड़ीसा में, जिसके पास एक बॉक्साइट खदान है, एक एल्यूमिना शोधनशाला है, एक प्राद्रावक यानी स्मेल्टर, और एक कैप्टिव पावर प्लांट है। कैप्टिव पावर 2008 में नालको को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। एल्यूमिनियम उद्योग एक भार राशि उद्योग है, जो सामान्यतः 1 टन एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए 5 टन बॉक्साइट, 0.5 टन चूना पत्थर, 0.3 टन कास्टिक सोडा और 20 से 24 हजार किलोवाट विद्युत को उपभोग में लेता है। 20 से 24 हजार किलोवाट विद्युत उपयोग में लेता है। वर्तमान में भारत की जो प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी है उनके बारे में बता रहा हूं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं क्या क्या चाहिए होता है। जैसे सीमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता है उद्योग के लिए, ऐसे हमने आयरन के लिए, स्टील के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ऐसे एल्यूमिनियम के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो मैंने कहा अगर 1 टन एल्यूमिनियम उत्पादित करना है, 1 टन में कितने किलो होते हैं भाई? हाँ जी, हाँ जी, 1 टन इज इक्वल टू, इतने वो क्यों हो रहे हो? मतलब ढूंढ ही लो तब तक, अगर नहीं पता है तो कंफर्म कर लो, है ना। 1000 किलो। अब कुछ बच्चे बोल रहे 100 किलो, तो 100 किलो में बाली का क्विंटल होता है, क्विंटल, है ना। 1000 किलो जो होता है टन। आपने सुना होगा टैंक कितने टन का है, टैंक टनों में गिना जाता है, टैंक का वेट जो होता है। तो 1000 किलो अगर आपको एल्युमिनियम चाहिए तो 5000 किलो आपको बॉक्साइट चाहिए उसके लिए। बॉक्साइट जो है ओर है, क्या है? फिर 0.5 टन जो है चूना पत्थर चाहिए। चूना पत्थर हर जगह काम आता है, सीमेंट में भी, एल्यूमिनियम में भी। 0.5 टन चूना पत्थर चाहिए, 0.3 टन कास्टिक सोडा चाहिए, और 20 से 24 हजार किलोवाट विद्युत उपयोग चाहिए, उपभोग। कितना? तो ये जो 24,000 किलोवाट का जो मीटर पे जो रीडिंग आएगी ना, उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। वो कॉस्ट किस में जुड़ेगी? एल्यूमिनियम में, इसलिए एल्यूमिनियम महंगा है। तो भारत में एल्यूमिनियम कंपनियां कौन कौन सी है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। HCL की स्थापना 9 नवंबर 1967 को, नहीं, भारत में जो एल्यूमिनियम कंपनियां कौन कौन सी है? तो बालको कब? 1965 में सोवियत संघ के सहयोग से। प्रमुख केंद्र जो है इसके कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोयना महाराष्ट्र में। कोयना, इसको जो बॉक्साइट प्राप्त होता है वो अमरकंटक के पठार से होता है, और विद्युत जो है ताप विद्युत गृह और जल विद्युत से प्राप्त होती है। नालको जो 1981 में स्थापित हुई, ये फ्रांस के सहयोग से स्थापित हुई। नालको किसके सहयोग से? ये दामनजोड़ी अंगुल उड़ीसा में है,
पूर्वी घाट से बॉक्साइट लाते हैं, इसमें हीराकुंड जल विद्युत परियोजना इसको बिजली देती है। ऐसे हिंडाल्को है, हिंडाल्को 1958 की है, ये यूएसए के सहयोग से बनी। अब देखो ना, बाल्को सोवियत, नाल्को फ्रांस, हिंडाल्को यूएसए, है ना। ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, रेणुकूट। झारखंड लोहारदगा से बॉक्साइट लाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बना एक बार, लोहारदगा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बच्चों ने लिख दिया लोहे के लिए, क्योंकि इसका नाम क्या है, लोहारदगा। अरे भैया, लोहारदगा बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? और कहाँ है? झारखंड में। तो जो हिंडाल्को है उसके लिए जो बॉक्साइट आता है वो लोहारदगा झारखंड से आता है, और जो बिजली मिलती है वो रिहंद परियोजना से मिलती है। रिहंद एक नदी है, रिहंद बांध है, उस पर क्या है? रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सोन की ट्रिब्यूटरी है। किसकी? और सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। पटना के आसपास कहीं मिलती है गंगा से, अमरकंटक से निकल के दक्षिण से उत्तर होते हुए मिलती है किसमें? गंगा में। एकमात्र बड़ी ट्रिब्यूटरी जो नीचे से ऊपर जाकर गंगा में मिलती है। यमुना है, यमुना साथ साथ चलती है, तब इलाहाबाद प्रयागराज में मिलती है, पर सोन ऐसे आती है नीचे से, ठीक है। गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया गया। किसने बसाया पाटलिपुत्र? बालिके, आप बताओ। रुको 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 रुको, किसने बसाया? पटना बोलते हैं उसे आज, पटना के आसपास होगा, मैं गया नहीं कभी। पाटलिपुत्र किसने बसाया? अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने बसाया। हाँ, पुराना नाम कुसुमपुर, कुसुम ध्वज। पुराना नाम क्या है पटना का, पाटलिपुत्र का? कुसुमपुर, कुसुम ध्वज। अरे याद कर लो भाई। ठीक है, अगला है मालको। ये मालको जो है 1965 में स्थापित किया गया, इटली के सहयोग से स्थापित किया गया। ये बता दिया मैंने। इंडाल्को बता दिया? इंडाल्को नहीं, इंडाल्को पहले, इंडाल्को सुन लीजिए, 1938 का, ये कनाडा के सहयोग से बसाया। ये इंपॉर्टेंट वाले चार मैंने पहले बता दिए। इंडाल्को जो है 1938 कनाडा के सहयोग से, जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवाय केरल में। अलवाय वही जगह है जहां रेयर अर्थ लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर है। रेयर अर्थ लिमिटेड कहाँ है? अलवाय, केरला। हाँ, इसमें जो बॉक्साइट मिलता है इंडाल्को को, कहां से मिलता है? झारखंड स्थानीय आपूर्ति और कर्नाटक बेलगांव जल विद्युत, ताप विद्युत, ठीक है। अगला मालको, ये 1965 में इटली के सहयोग से बना। ये चेन्नई, मेट्टूर और सेलम तमिलनाडु में। शेवराय और जावेदी हिल्स से बॉक्साइट मिलता है। शेवराय हिल्स, जावेदी हिल्स। फिर ये प्रश्न है यूपीएससी का, क्रम लगाओ कि ऊपर से नीचे। सबसे नीचे आएगी कार्डेमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां क्या आएंगी। और तो ऐसे शेवराय, ये इनको देखना कभी, जावेदी, इनका क्रम लगाने के लिए पूछता है यूपीएससी, ठीक है। तो शेवराय जावेदी हिल से मिलता है बॉक्साइट मालको को। और जल विद्युत मैटूर परियोजना से। मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर है भाई? मैटूर बांध परियोजना, मैटूर बांध परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य में है? अरे यार, फिर वही, याद रखना तुझे मेरा एक जुर्म था, भूल जाना तुझे दूसरा जुर्म है। कावेरी पे है मैटूर। कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। थोड़ा दक्षिण भारत भी पढ़ लो ढंग से, मैप रीडिंग मैंने करा रखी है, स्टार्टिंग के वीडियोस देखो, सब बता रखा उसमें, है ना। अगला वेदांता, ये 1976 में स्थापित किया गया जर्मनी के सहयोग से। झारसुगुडा, झारसुगुडा इसका केंद्र है वेदांता का। और झारखंड से बॉक्साइट मिलता है, ताप विद्युत मिलती है, ताप विद्युत से चलता है, ठीक है। अब अगला हम पढ़ रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL। क्या पढ़ रहे हैं? एक तो कंप्यूटर की कंपनी है HCL, फुल फॉर्म क्या है उसकी? HCL। हाँ, HCL कहाँ काम कर रहे हैं? कि HCL में काम कर रहे हैं, सुना है। एक तो हो गया केमिस्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हो गया यहाँ पर ज्योग्राफी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और एक हो गया कंप्यूटर में HCL। उसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो उत्तराखंड में। HP की पूछी उसने, सब लेते थे HP के कंप्यूटर, HP HP HP, किसी को फुल फॉर्म पता ही नहीं। ह्यूलेट पैकार्ड, HP की फुल फॉर्म क्या होती है? पैकार्ड। चेक कर लो एक बार, स्पेलिंग देख लो, है ना। यही है, अरे भाई यही है।
तो जहां मतलब रोज यूज कर रहे हैं आप, उस कंप्यूटर पे बैठ भी रहे, लिखा हुआ भी एचपी, लेकिन क्या है, और एलजी की फुल फॉर्म क्या है? अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मत बोलना, एलजी का प्रोडक्ट चाहिए जी हमें। एलजी की फुल फॉर्म क्या है? लकी गोल्ड स्टार। हाँ जी, साउथ कोरिया की कंपनी है लकी गोल्ड स्टार। किसका अप्लायंस लेके आ रहे हैं हम जी? एलजी का ला रहे हैं, एलजी का फ्रिज, एलजी की वॉशिंग मशीन, लकी गोल्ड स्टार। ऐसे तो क्वेश्चन पूछता हो, सिम डाल रखे, सदियों वर्षों हो गए सिम यूज करते हुए, सिम की फुल फॉर्म ही नहीं पता, कंपटीशन में पूछ लिया क्या होती है सिम की फुल फॉर्म। सिम की फुल फॉर्म क्या होती है? अब तो ई सिम आ गया, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, है ना। इवन यूपीएससी ने तो एक जमाने में वो भी पूछा, वो मच्छर मारने वाला नहीं लगाते हैं बिजली के स्विच पर, क्या बोलते हैं उसको, मॉर्टिन मूर्टिन तो कंपनी का नाम है, जो भी है, उसने पूछा ऐसा कौन सा तत्व होता है जो मच्छर को भगाता है, तत्व पूछा उसने, ऑल आउट जो भी है नाम है उसके, लेकिन उसमें ऐसा क्या है जो मच्छरों को भगाता है? मच्छर तो उससे भी भाग जाते हैं, नीम के तेल का दीपक जलाओ उससे भी भाग जाएंगे, लेकिन क्योंकि आधुनिक संस्कृति में रहना है ना, वो छोड़ो। चलो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बारे में बता रहा हूं, एचसीएल के बारे में। एचसीएल की स्थापना 9 नवंबर 1967 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुई थी। किस कंपनी अधिनियम? कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एचसीएल की स्थापना 9 नवंबर 1967 को ही। एचसीएल देश का एकमात्र शोधित तांबे का एकीकृत उत्पादक है, एकमात्र शोधित तांबे का एकीकृत उत्पादक है। आपने देखा होगा कॉपर बड़ा महंगा हमारे देश में, क्यों है? क्योंकि हमें आयात करना पड़ता है, ठीक है, और उसको जो शोधित करने की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ा महंगी है। तो कभी जब मकान बना रहे होंगे तो 2 प्रकार की वायरिंग होगी, एक तो होगी कॉपर वायरिंग, तो भैया कॉपर वायरिंग तो समझ लो कि 1/3 खर्चा है, बहुत खर्चा आता है उसमें, और एक होता है अन्य वायरिंग। तो अन्य वाली जो वायरिंग होती है, कभी सुना होगा आपने कि मकान की सारी लाइनें क्या हो गई, जल गई के अंदर, तो कॉपर वायरिंग जल्दी से क्या नहीं होती, जल्दी से जलती नहीं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी। चांदी, अब चांदी तो लगा नहीं सकते, चांदी लगाओगे तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या है, उसकी जगह पे कॉपर यूज करते हैं, क्या करते हैं? कॉपर वायरिंग। चलो जी, इसकी स्थापना भारत सरकार के उद्यम के रूप में की गई थी, ताकि तांबे के संबद्ध प्लांट, प्रोजेक्ट, स्कीम, अध्ययन आदि का को कार्यान्वित किया जाए। एचसीएल के प्रमुख कार्यों में खनन, अयस्क वर्धन, स्मेल्टिंग, शोधन एवं शोधित तांबे के निम्न प्रवाही उत्पादों में ढालना है। कंपनी तांबे के कैथोड, तांबे के तार, सतत कास्ट, कॉपर रॉड और सह उत्पादक जैसे एनोड स्लाइम, सोना चांदी समेत, एनोड स्लाइम यानी सोना चांदी समेत, ऐसी कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का व्यापार करती है। किसका व्यापार करती है? एनोड स्लाइम का व्यापार करती है, कॉपर सल्फेट का व्यापार करती है, और सल्फ्यूरिक एसिड का व्यापार करती है। कॉपर सल्फेट को आम भाषा में क्या बोलते हैं? ये भी तो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके साइंस से। हरा कशिश, नीला थोथा, सुना है आपने? अरे यार, केमिस्ट्री में नहीं सुना? नीला थोथा नहीं सुना? तोता नहीं, थोथा। अब मुझे बताओ, कॉपर सल्फेट का कोई अन्य नाम है? CuSO4 बोलते हैं कॉपर सल्फेट को, क्या नाम है इसका? नीला थोथा। हाँ बिल्कुल, ब्लू विट्रियोल, हाँ वही वही वही। तो नीला थोथा नहीं सुना कभी? अच्छा, हरा कशिश किसको बोलते हैं? अरे यार, इंग्लिश में बोलते हैं हरा कशिश को ही बोलते हैं, पर आम भाषा में बोला मैंने। आम हम लोग क्या है, हिंदी भाषी हैं, तो हम तो हरा कशिश ही बोलेंगे। हरा कशिश का केमिकल सूत्र क्या होता है बताओ? FeSO4 7s2, यानी फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट? फेरस सल्फेट, उसको बोलते हैं हरा कशिश। और CuSO4 को बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को, नीला थोथा। और सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? H2SO4 को।
H2SO4 का अन्य नाम क्या है? तो HCl का, हाँ जी, अच्छा एक्वारेजिया क्या होता है? ओके, ठीक है। मैंने क्या पूछा, एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया अम्लराज सुना है? सोने की अंगूठी डालना गायब हो जाएगी उसमें, एक्वारेजिया में। जो स्वर्णकार होते हैं उनके पास मिलेगा आपको एक्वारेजिया। हाँ जी, हाँ जी, एक्वारेजिया पूछ रहा हूं मैं। हाँ, ध्यान रखना उसमें H2SO4 नहीं होता है, HCl और HNO3। HCl और, थोड़ा सा साइंस का ज्ञान देख रहा हूं मैं आप लोगों का। HCl और HNO3 किस अनुपात में? 1:3। 1 रेशियो किसका? HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का। और 3 रेशियो किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? एक्वारेजिया बनेगा। गोल्ड उसमें डालेंगे, गायब, भूल जाएगा सोना, गायब। चेन डालना, गायब। अंगूठी डालना, गायब, सब गायब। यानी स्मगलिंग करने का एक अच्छा तरीका ये भी है क्या, कि एक्वारेजिया बनाओ। गोल्ड और प्लेटिनम को अपने आप में डिसॉल्व जो कर दे तो रॉयल मेटल, रॉयल वाटर कहते हैं इसको, बिल्कुल एक्वारेजिया। अच्छा जी, तो मैंने क्या क्या बोला, क्या क्या काम करती है? HCl हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एनोड स्लाइन बनाती है सोना चांदी समेत, और कॉपर सल्फेट बनाती है, और सल्फ्यूरिक एसिड का व्यापार करती है। इन तीनों का व्यापार करती है। HCl का 90% से अधिक बिक्री राजस्व कैथोड और शदद कास्ट कॉपर रॉड की बिक्री से होती है। 90% से अधिक बिक्री राजस्व कैथोड, बिक्री राजस्व 90% से अधिक बिक्री राजस्व जो मिलता है वो कैथोड, कैथोड सुने हो? कैथोड, एनोड, कैथोड क्या होते हैं? क्या होता है कैथोड? कौन सा चार्ज होता है कैथोड पे? नेगेटिव होता है। एनोड पे, एनायन पे, कैनाइन पे, पक्का? मेरा दिल यही कहता है दिल की मत सुनो भाई, दिमाग की सुनो। एनायन कैनाइन किसको बोलते हैं? ढूंढो एनायन पे कौन, एनायन मतलब कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज। हाँ तो उल्टा होता है, एनोड और कैथोड। एनोड पर क्या है? पॉजिटिव, सॉरी एनोड पे क्या है? पॉजिटिव। और कैथोड पे क्या? नेगेटिव। लेकिन जब एनायन और कैटायन बोलेंगे तो एनायन बोलेंगे किसको? नेगेटिव वाले को, और कैटायन बोलेंगे किसको? पॉजिटिव वाले को। ये ध्यान रखना। इस कंपनी की 4 इकाइयां देश के विभिन्न राज्यों में स्थित है। ये इकाइयां खदान और प्लांट के रूप में, ये इकाइयां राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में है। इकाइयों के नाम है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, KCC। खेतड़ी पता है ना, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही पढ़ा था हमने। कॉपर कहां से निकालते थे जी? खेतड़ी से निकालते थे। दूसरा हो गया इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, ICC बोलते हैं इसको। ये घाटशिला झारखंड में है, घाटशिला झारखंड में। एक है मलजखंड कॉपर प्रोजेक्ट। मलजखंड बहुत अच्छी बेल्ट है भाई कॉपर की। ये कहां पर है आपका? इसको MPJ बोलते हैं, मध्य प्रदेश में मलजखंड वाली जो बेल्ट, मलजखंड कॉपर निकाला जाता है इसमें से। एक है तालोजा कॉपर प्रोजेक्ट, TCP। ये तालोजा महाराष्ट्र में है। कहां पर? पुराने लोग बोलते थे कि तांबे के लोटे पर रात को पानी रखिए, सुबह उसको पीजिए, उससे आपको कभी कोई पेट संबंधी विकार नहीं है, आंखें बिल्कुल बढ़िया रहेंगी, बहुत कुछ बोलते थे। लेकिन ज्यादा कॉपर का यूज करने से एक बीमारी हो जाती है, विल्सन रोग। कौन सा? विल्सन रोग। और एक जनजाति है जो तांबे के बर्तनों पर शराब का सेवन करती है, इसलिए उसको ये बीमारी होती है। वो जाति कौन सी जनजाति? ये भी तो प्रश्न है, UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है भाई।
ऐसी कौन सी जनजाति है भारत में जो तांबे के बर्तनों पर शराब का सेवन करती है, जिसकी वजह से शराब डिसॉल्व हो जाती है कॉपर के साथ? ज्यादा कॉपर के बर्तनों का प्रयोग करने से रोग होता है उनको। बड़ी दिक्कत है नहीं ढूंढने में। सोचो उस पीढ़ी को जिसके पास मोबाइल नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, आंसर कभी कभी 6-6 महीने बाद किसी किताब के किसी पन्ने में किसी कोने पे मिलते थे। उनको याद करो और शुक्रिया करो उनको जो जिन्होंने आपको मोबाइल का आविष्कार करके दिया और मोबाइल दे दिया खरीद के। सभी का शुक्रिया करो, थैंकफुल। कौन सी जनजाति है भाई? कोई जनजाति है ऐसी? तो तालोजा कॉपर प्रोजेक्ट टीसीपी जो तलोजा महाराष्ट्र में, प्राइवेट सेक्टर की एकमात्र तांबा उत्पादक कंपनी इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड घाटशिला झारखंड की मार्च 1972 में भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया तथा इसके प्रबंधन एवं स्वामित्व का भार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को सौंप दिया। प्राइवेट सेक्टर की एकमात्र तांबा उत्पादक कंपनी कौन सी थी? इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, घाटशिला झारखंड। इसको भी क्या कर दिया? नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 1972 में। और इसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और स्वामित्व का भार किसको दे दिया? एचसीएल को दे दिया। किसको दे दिया भाई? एचसीएल को दे दिया। कोई मिली जनजाति? नहीं मिली। तो जब हम साइंस पढ़ रहे होंगे और बताऊंगा ना। अगला है वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। बताना आप आपको कपड़े की शॉप ज्यादा है और चाट की दुकान है, खाने पीने की दुकानें ज्यादा है कि नहीं है? इसका मतलब भारत की दो चीजों पर बहुत ज्यादा खर्च चल रहा है, इस पर कपड़े पर और खाने पीने। पुस्तकों की दुकानें कितनी है? बंद हो गई है कहीं। क्यों हो गई है? ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, लोकल को वोकल नहीं कर रहे हैं। पुस्तकों की दुकानें भी है तो गलियों के अंदर है कहीं जाकर, क्योंकि मेन रोड में इतने सशक्त बनाया ही नहीं आप लोगों ने उन्हें कि वो मेन रोड पर क्या कर सके, दुकान खोल सके। कारण क्या है? पुस्तकें बड़ी महंगी लगती है। किसको? सभी को पुस्तकें कैसे चाहिए? फ्री। लेकिन पुस्तकें फ्री कैसे होंगी भाई? उस पर कागज लगा है, उस पर इंटेलेक्चुअल लोगों के मस्तिष्क लगे हैं, उस पर क्या छपाई का खर्चा लगा है, तो पैसे तो लगेंगे उसके। तो अगर किसी शहर में, किसी बड़े मार्केट में, किसी मेन रोड पर पुस्तकों की दुकानें दिख जाए आपको, तो समझ लेना वो शहर क्या है? बुद्धिजीवियों का शहर है। और अगर आपके शहर में पुस्तकों की दुकानें बंद होती भी दिखाई दें, गलियों के अंदर कहीं किसी जगह पर बिना भीड़ वाली दुकानें दिखाई दें, तो समझ लेना उस शहर में बौद्धिकता की क्या है? कमी है। समझ में आ गया? ठीक है। जिस शहर में सिर्फ भीड़ जो हो, कहां हो? शराब के ठेकों पर हो और बार में हो और कहां हो, और पुस्तकों की दुकानें खुली हो, तो समझ लेना कि वो उस स्थान का क्या है? विनाश प्रारंभ हो चुका है। नैतिक विकास जो होता है, विनाश जो है होता है, प्रारंभ हो चुका है। मैं आ गया। ठीक है। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है, जो देश के औद्योगिक उत्पाद 3% है। यह उद्योग सकल घरेलू उत्पाद का 5% और वर्ष 2020-21 में कुल निर्यात आय का 11.4% में, संपूर्ण निर्यात में 11.4% जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मिला है। उसका इतना योगदान था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और आयात में यानी इंपोर्टेड जो आप मंगाते हो ना कपड़े होते हैं, ये जैकेट इंपोर्टेड है भाई। ये तो जैकेट जो है ये वाली है, कौन सी? फेदर वाली। फेदर तो अब चल नहीं रहा, क्योंकि उसके लिए पक्षियों की हत्या करनी पड़ती थी। पक्षियों के पंख से बनते थे फेदर, सुना होगा आपने। माउंटेनिंग वाले जो थे, माउंटेन ट्रैकिंग वाले, वो लोग फेदर जैकेट्स पहनते थे पहले। उसकी एक विशेषता होती थी, जितनी ठंड होगी उतना फूलेगी वो, उसमें ठंड नहीं लगती थी, क्योंकि वो ऐसे पक्षी के पंखों से बनती थी जो बर्फ में रहता है ना। उसकी जगह किसने ले ली है? सिंथेटिक फाइबर ने ले ली है। चलो, तो देश के औद्योगिक उत्पादन में वस्त्रोद्योग का कितना योगदान था? 7%।
कुल आयात खर्च में इसका हिस्सा कितना था? 3%। यानी अगर हम 100 रुपए का आयात कर रहे हैं तो 3 रुपए के हम कपड़े ले रहे हैं, टेक्सटाइल। समझ में आ गया? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 5%, जीडीपी में 5%। 2020-21 के कुल निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में 11.4%, 11.4%। 12वीं योजना के अंत तक भारत के वस्त्र तथा कपड़े के निर्यात में 64.41 बिलियन का लक्ष्य तय किया गया था। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। यही एकमात्र उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर सर्वोच्च मूल्य संबंधित उत्पाद जैसे सिले सिलाए वस्त्र आदि की पूरी तरह आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर है मतलब हमें कहीं बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता, सब कुछ क्या हमारे देश में। कपास हमारे यहाँ हो रहा, धागा हमारे यहाँ बन रहा, कपड़ा हमारे यहाँ बन रहा, सिलाई हमारे यहाँ बन रही, उसमें क्या होते हो, क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई तुलपाई जो भी होती है वो सब हमारे यहाँ हो रहा है ना। हम किसी भी देश पर निर्भर नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, आत्मनिर्भर। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल जो है सन 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लोस्टर में लगाई गई थी। आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में बहुत पहले पूछ लिया गया। फोर्ट ग्लोस्टर क्या पहली सूती कपड़ा मिल कब लगी? 1818 में। कहां पर? कोलकाता में, फोर्ट ग्लोस्टर में। किंतु यह मिल लक्ष्य प्राप्ति में सफल नहीं हुई। द्वितीय मिल जो लगी बंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1854, जब वुड अपना डिस्पैच दे रहा था ना, वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय में शिक्षा का, उस जमाने में 1854 में बंबई में स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी ये स्थापित की गई थी। और इसको स्थापित करने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम था कवास जी एंड डाबर द्वारा स्थापित की गई थी। कवास जी, और ये पारसी थे शायद, क्या थे? पारसी। रिचेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया पारसी, सेकंड रिचेस्ट कम्युनिटी जैन है। सच्चे अर्थों में इस कारखाने ने भारत के आधुनिक सूती कपड़े उद्योग की नींव रखी। 1854 के पश्चात सूती कपड़ा मिलों की संख्या लगातार बढ़ती गई। 1925 से 1945 के मध्य स्वदेशी आंदोलन, वित्तीय संरक्षण, जापानी बाजारों की हानि, विश्व युद्धों ने इस उद्योग को और प्रोत्साहन दिया। वैसे तो देयर इज नन सो गुड वॉर एंड बैड पीस, कोई भी युद्ध ऐसा नहीं था जो अच्छा था, लेकिन युद्धों कहीं कोई देश अगर युद्ध लड़ रहे होते तो उसका फायदा किसी दूसरे देश को भी मिलता है। कई बार उत्पादन बढ़ता है, उद्योग बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? उद्योग। पहले उद्योग बोलना है फिर उत्पादन बोलना है। इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, ठीक है जी। तो 13 अगस्त 1947 तक भारत में 394 सूती वस्त्र मिलें थी। 1947 में देश के विभाजन ने इस उद्योग पर कुठाराघात हुआ, क्योंकि लंबे रेशे वाली कपास उगाने का लगभग 40% क्षेत्र और 14 कारखाने पाकिस्तान में चले गए। लंबे रेशे वाली कपास जो होती थी वो पाकिस्तान वाले पंजाब वो उधर वाली क्षेत्र में होती थी, है वो चला गया वहां। कितना? 40%, 14 कारखाने, बड़े कारखाने चले गए पाकिस्तान में। भारत में 380 कारखाने और मात्र 60% से क्षेत्र ही शेष रह गया। देश को कच्चे माल की कमी की गंभीर संकट झेलना पड़ा, जिसे बाद में देसी उत्पादन तथा आयातों में वृद्धि करके पूरा किया गया। भारत में सूती कारखानों के 2 प्रभाग हैं, कताई मिल और संयुक्त कताई और बुनाई मिल। महाराष्ट्र 122 कारखानों सहित देश का 12% कारखाना निर्मित सूती धागा और 46.2% कारखाना निर्मित सूती वस्त्र तैयार कर देश में प्रथम स्थान पर है। तो सबसे ज्यादा धागा और कपड़ा कहां बनता है? महाराष्ट्र में। धागा क्यों बनता है वहां पर? अरे यार, कपास का क्षेत्र तो है, लेकिन एक चीज और है, उस वहां की जो जलवायु है वो महासागर मतलब अरब सागर के तट पर है, हिंद महासागर के तट पर, अरब सागर के तट पर है। तो क्या है कि हवा में नमी रहती है, वहां पर जो धागा बनता है वो मजबूत होता है। उस धागे को अगर मैं मध्य प्रदेश में बनाऊंगा उसमें मजबूती नहीं आएगी, क्योंकि धागा बनते हुए जो उसको मॉइस्चर चाहिए होता है वो मिलता है कहां पर? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। समझ में आया? तो भारत में सूती कारखाने के 2 प्रभाग हैं, कताई मिल और संयुक्त कताई बुनाई मिल। महाराष्ट्र 122 कारखानों के साथ और 12% देश के 12% कारखाने निर्मित सूती धागा और 46.2% कारखाना निर्मित सूती वस्त्र तैयार करके देश में प्रथम स्थान पर है। सूती वस्त्र उद्योग कारखानों के मामलों में देश में महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है।
सूती वस्त्र कारखानों के मामले में देश में महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है। मुंबई देश की बृहत्तम सूती वस्त्रों का केंद्र है। इसे भारत का कॉटनोपोलिस और मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वैसे मैनचेस्टर है कहां? यूके में है, लेकिन भारत का जो मैनचेस्टर, भारत का कॉटनोपोलिस और भारत का मैनचेस्टर जो है, किसको बोलते हैं? मुंबई को। ठीक है। गुजरात 120 कारखानों सहित देश का 7.5% सूती धागा तथा 26% कारखाना निर्मित वस्त्र तैयार करता है। अहमदाबाद बृहत्तम सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। इसे पूर्व का बॉस्टन कहा जाता है। उपमा दी गई है बॉस्टन, पूर्व का बॉस्टन। बॉस्टन एक शहर है कहा? यूएसए में। बॉस्टन टी पार्टी सुना होगा आप, अमेरिका जब क्रांति चल रही थी, सुनता है ना? तो पूर्व का बॉस्टन किसे कहा जाता है? आंसर अहमदाबाद। कभी जाना है अहमदाबाद यार, देखना, वहां दिन और रात लोग काम कर रहे हैं। वहां पर ऐसा नहीं होता कि महिलाएं 8 बजे के बाद नहीं निकलेंगी। कभी जाना वहां ट्रेनों में, रात को अगर आप 1 बजे भी जा रहे होंगे तो आप देखेंगे महिलाएं उतर रही, महिलाएं उतर रही। अरे भाई कहां से आ रही हैं इतनी महिलाएं? पता चला कि अभी शिफ्ट छूटी है। हालांकि वहां के कानून अलग बने हैं, पर कुछ लोग जो ओवर टाइम करते हैं आपको मिलेंगे काम करते हुए, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बड़ी शालीनता से जिसे बोलते हैं, है ना? ठीक है, अहमदाबाद। और मैं तो आज की बात नहीं कर रहा, मैंने तो पता नहीं कब देख लिया, 1994 में देख लिया मैंने। बिलीमोरा, सापुतारा जब मैं गया गुजरात में, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने मिलें देखी ट्रेन से चलते हुए। तो मैं बड़ा क्या गौरव प्राप्त हुआ, क्योंकि हम लोगों ने नहीं देखी थी ऐसे, है ना? छोटी छोटी फैक्ट्रियां देखी थी हमने, बड़ी बड़ी मिलें नहीं देखी थी। तो तब पता चला भाई क्यों इतना समृद्ध है? तमिलनाडु में देश का 42.2% कारखाना निर्मित सूती धागे का उत्पादन होता है। यहां देश के सर्वाधिक सूती वस्त्र का कारखाने हैं। कहां पर? वस्त्र उत्पादन में इसका देश में तृतीय स्थान है। तृतीय स्थान है। कोयंबटूर बृहत्तम वस्त्र उत्पादक केंद्र है। कोयंबटूर सुना है? तमिलनाडु में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? कोयंबटूर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में कानपुर अग्रणी वस्त्र उत्पादक केंद्र है। मुरादाबाद, मोदी नगर, अलीगढ़, आगरा, इटावा, गाजियाबाद, बरेली, हाथरस, रामपुर, मेरठ, मौनाथ भंजन आदि अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ है? कानपुर में। लाल इमली का कपड़ा मिलता था कभी यहां से, लाल इमली। अब ये नहीं पता मुझे, लाल इमली तो मेरे ख्याल से ऊन का था, शायद कोट बनते थे उससे। भारत का वस्त्र उद्योग मुख्यतः सूत पर ही आधारित है तथा देश के कपड़े की खपत का लगभग 56% भाग सूत से ही संबद्ध है। इससे ये देश भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जारी है हमारी 8 राज्यों से होकर, गर्मी वाला देश है। यहाँ पर क्या काम आएगा? कॉटन काम आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा हायर हिमालय में चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, तो वहां पर अंदर से तो कॉटन काम आएगा, पर बाहर से ऊन पहनना पड़ेगा आपको ठंड से बचने के लिए। क्या पहनना पड़ेगा? ऊन। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर क्या परंपरा है? कॉटन की टोपी पहन के चलोगे तो हो जाएगा काम? नहीं होगा। ऊन की कैसी? तो हमने क्यों नहीं किया यार? हाउसरी कैपिटल उत्तराखंड में क्यों नहीं बनाई हमने? लुधियाना में है तो हम यहाँ क्यों नहीं बना रहे? कुछ तो कर ही सकते हैं हम, धागा लाके तो बना ही सकते हैं। क्या करें फिर? लगाएं एक इंडस्ट्री? है जगह है, क्या करना है खाली? तो सबसे पहले तो क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी। उसके बाद क्या चाहिए? रिस्क लेने की क्षमता। हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। और हम लोगों में सबसे कम क्षमता जो है रिस्क लेने की, हम ही लोगों में। रिस्क नहीं लेते हम लोग, डरते हैं। इसीलिए हम कहाँ भागते हैं? नौकरियों की तरफ। हमें सबको क्या चाहिए? सरकारी नौकरी। और सरकार कितनी नौकरियां देगी भाई? भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत 2019-20 में 53.33 मीटर वार्षिक थी। उन्नत देशों में कपड़े की वार्षिक खपत 50 से 60 मीटर प्रति व्यक्ति है। इसका मतलब उन्नत देशों से भी ज्यादा कपड़ा पहनते हैं भारतीय। गांधी के देश में गांधी ने कहा था उस जमाने में, कम कपड़े पहनो लेकिन साफ सुथरे पहनो, इस्त्री किए हुए कपड़े पहनो, प्रेस किए हुए। कम कपड़े पहनो, ज्यादा कपड़े टेंशन का कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? नहीं बनते?
अरे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ज्यादा ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, इतने भी नहीं होने चाहिए कि जहां भी देखो कपड़े ही कपड़े, वो भी ऑप्शन ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, विवेकानंद जी ने कहा था, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन जेंटलमैन, इन माय कंट्री थॉट्स मेक्स द मैन जेंटलमैन। अपने विचार बढ़ाइए, अध्ययन बढ़ाइए, सादगी भी होगी, कपड़े सादे सूदे भी होंगे तो जिस भी महफिल में जाओगे आप वहां क्या चमकोगे। और कपड़े पहन लिए बिल्कुल वही लाखों के, और उसके बाद जैसे ही मुंह खोला समझ में आ गया लोगों के, ओहो हैं क्या। क्या चीज? अरे वो नहीं बोलो, मैं जैसे ही आपने अपनी बात शुरू की, हाँ, कि रजिया सुल्तान कौन थी कि फ्रांस की शासिका थी, अगर इस तरह की बातें करोगे तो लोग हंसेंगे। ऐसे आंसर लिखते हैं बच्चे कई बार उत्तर में, क्योंकि उन्हें कॉपी भरनी होती है। पहली महिला मुस्लिम शासिका जो है वो कौन है? रजिया सुल्तान है। उसका उसके अंदर सारे बादशाही गुण थे सिवाय उसके नारित्व के। अगर वो नारी ना होती तो वो एक अच्छी बादशाह होती। कौन? सुल्तान होती है अच्छी। सरकार ने कपड़ा उद्योग के बुनियादी संभावनाओं के क्षेत्र में विकास के लिए अगस्त 2005 में समेकित कपड़ा पार्क्स स्कीम एसआईटीपी लागू की। यह इस योजना के तहत 2007 तक 25 कपड़ा पार्क की स्थापना प्रस्तावित थी। 30 मार्च 2006 तक 9 पार्क स्वीकृत किए गए थे। गुजरात में सूरत और मुंदड़ा, बड़ा इंपॉर्टेंट, मुंदड़ा, मुंदड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मुंदड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। महाराष्ट्र में कोल्हापुर, चप्पलों के लिए वैसे लेकिन कपड़े के लिए भी किया गया। इचाल, कारंगी और थाने। तमिलनाडु में कुडालोर, पेरुंदुरई और पल्लाडम। राजस्थान में किशनगढ़, ये प्रमुख पार्क थे। वर्तमान में समेकित कपड़ा पार्क स्कीम एसआईटीपी के तहत 59 पार्क की मंजूरी प्रदान की गई। पार्क का मतलब ये मत सोचना कि झूले लगे हुए होंगे। पार्क का मतलब एक क्षेत्र विशेष होता है, वहां पर सुविधाएं दी जाती हैं, हर प्रकार की सरकार उनको क्या करती है, छूट देती है कई चीजों में, ठीक है। वहां पर फिर वो उद्योग लगाते हैं। सरकार को क्या फायदा होता है? अगर राज्य सरकार है तो उसको क्या फायदा होता है? वहां के लोगों को रोजगार मिलता है उसमें। माना मैं एक बड़ी फैक्ट्री लगा दूं किस चीज की, कपड़ा बनाने की या धागा बनाने की या सिलने की, तो उसमें मुझे क्या करना, मैं खुद थोड़े कर पाऊंगा इतना। मुझे क्या करना, वर्कर्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? टेक्नोलॉजी के लिए मुझे मशीनें लेनी पड़ेंगी बाहर से, या अपने देश में भी हो सकता है कि मेक इन इंडिया वाली मशीनें मैं लगाऊं यहाँ पर। तो उसके लिए सरकार मुझको क्या करेगी? सब्सिडी देगी, बिल में, बिजली के बिल में सब्सिडी देगी। साथ में मुझे जो मैं मशीनें लूंगा उसमें कुछ टैक्स छूट देगी, ठीक है। कुछ 5 साल तक होता है बिजली में छूट दे दे, और कुछ क्या मुझे प्रोत्साहित करेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप करो, रोजगार दो, लेकिन क्या करो, जॉब टेकर मत बनो, जॉब गिवर बनो। सरकार यही तो कह रही है, अपना पालन पोषण करो और साथ में इसके लेने की क्षमता जो है वो है। खास नहीं। कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और यह उत्पादन का लगभग 25%। फाइबर में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका? कपास का। भारतीय वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री खपत में कपास का अनुपात लगभग 60% है। कपास की खपत प्रतिवर्ष 30 लाख गांठ। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि कपास की एक गांठ कितने किलोग्राम की होती है? 170 किलोग्राम की होती है। कितने की? और फिर अगले साल पूछा कि जूट की एक गांठ कितने किलो। जब उत्पादन होता है ना कपास का, तो हम बोलते हैं इतने मिलियन गांठें उत्पादित की गई कपास की। तो एक गांठ कितने किलो की? 170 की। और जूट की एक गांठ कितने किलो की? 180 किलो की। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन। भारत लगभग 133 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है भाई। 133 लाख हेक्टेयर कपास की खेती अच्छी मानी जाती है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर, ठीक है। और अगर उधर जाएं विदेशों में, यूरोप की साइड जाएं तो चार्निज्म बोलते हैं उसको। विश्व में प्रथम स्थान पर 41% है। 41% क्षेत्र कपास का है। उल्लेख
लगभग 62% आटे कपास का उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों में और 38% सिंचित भूमि में किया जाता है। 2020-21 के दौरान भारत की उत्पादकता उत्पादक सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे CHCDS यानी व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना, CHCDS व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना। दूसरी हो गई NHDP राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम। तीसरा है बुनकर मुद्रा योजना, तीसरी क्या है? बुनकर मुद्रा योजना। चौथी है हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना, HWCWS। देखा होगा आपने, सरकार खादी को प्रोत्साहित करती है। क्या करती है भाई? सब तो फैक्ट्री खोल नहीं सकते, कुछ बुनकर होंगे, कुछ घर में बुनेंगे ना कपड़ा, है ना, तो खादी बनाएंगे, तो खादी को प्रमोट करती है। खादी आश्रम देखे होंगे आपने जगह जगह, सरकारी कर्मचारी होते हैं वो। क्या होते हैं? अंदर जो लाला लोग होते हैं वो लाला जी नहीं होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकार की तरफ से वेतन मिलता है उनको। हाँ जी, खादी ग्राम उद्योग, गांधी आश्रम जो होते हैं, खादी जहां बिकता है तो वहां आपको क्या मिलेगा? रजाइयां मिलेंगी, हाथ से बने हुए कपड़े मिलेंगे, खादी का अलग अलग प्रकार का मिलेगा। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो खादी पहनते हैं, उनको पता है कि सबसे अच्छा कपड़ा जो है वो क्या है? खादी। दिखने में भले ही क्या ना हो, क्यों नहीं लगता? अच्छे प्रेस व्रेस करके रखो तो बहुत सुंदर लगता है। निगाहें हैं बस, आपकी आंखें कैसे देखती है। समझ में आया? और कमाल की बात है, ये डेनिम वेनिम जितनी भी विदेशी कंपनी है, ये हमारा खादी ले रही है, उससे बना रही है, और उसके बाद कई गुना ज्यादा पर बेच रही है यहाँ पर। उसको पहन रहे हैं लोग क्योंकि उसमें डेनिम लिखा हुआ। लेकिन खादी अगर सीधे दुकानों में बिक रहा तो उसको नहीं पहन रही। समझ में आया? व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना HWCWS के तहत देश में 8 मेगा क्लस्टर खोलने की योजना है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में, शिवसागर असम में, विरुद्धनगर तमिलनाडु में, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, प्रकाशम और गुंटूर आंध्र प्रदेश में, गोड्डा झारखंड में, भागलपुर बिहार में, त्रिची तमिलनाडु में। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू वैश्विक कपड़ा निर्यात के संदर्भ में वर्ष 2020 में चीन शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि भारत 5वें स्थान पर था। भारत वैश्विक परिधान निर्यात के संदर्भ में वर्ष 2020 में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। पूर्वी भारत के प्रमुख हस्तशिल्प केंद्र मोन नागालैंड में, नलवाड़ी असम में और पासीघाट अरुणाचल प्रदेश और तुरा मेघालय है हस्तशिल्प केंद्र जो है। 28 जून 2006 को सरकार ने हथकरघा उत्पाद के ब्रांड विकास के लिए हैंडलूम पार्क की स्थापना की। इसके तहत कुछ योजनाएं लागू की गई। दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, बाजार प्रोत्साहन, और तीसरा हथकरघा निर्यात योजना, चौथा बुनकर कल्याण संघ। बुनकर, ठीक है। कुछ और बता रहा हूं। 3 शीर्ष कपास उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। कौन कौन से? सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे तेलंगाना। शीर्ष 5 कपड़ा निर्यातक राष्ट्र जो है वो कौन कौन से हैं? चीन दूसरे नंबर पे, बांग्लादेश तीसरे नंबर पे, हम लोग, मैंने कहा नहीं, तो चाय में बहुत ज्यादा उगाते, खुद ही पी जाते हैं, कहाँ करें निर्यात भाई? 3 टाइम चाय पीनी है तो निर्यात कैसे करेंगे? उत्पादक भी है, उपभोक्ता। ऐसे कपास में भी उत्पादक तो है, साथ में उपभोक्ता भी है। जितना उत्पादन कर रहे हो वो पहन भी रहे हैं हम लोग बाहर भेजने के लिए। तो मैंने कहा चीन नंबर 1 पे, वियतनाम 2 नंबर पे, बांग्लादेश, तुर्की और भारत 5वें नंबर पे। इसमें शीर्ष 5 कपड़ा निर्यातक राष्ट्र में, शीर्ष 5 वस्त्र निर्यातक राष्ट्र में चीन नंबर 1 पे, भारत नंबर 2 पे। अब मैं वस्त्र बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? टेक्सटाइल। उससे पहले मैंने क्या बोला? क्लॉथिंग बोला। जब मैं बोलूंगा कपड़ा तो वो आ जाएगा क्लॉथिंग, और जब मैं बोलूंगा वस्त्र तब आएगा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में भारत दूसरे नंबर पे चीन के बाद, तीसरे नंबर पे तुर्की है, चौथे नंबर पे यूएसए, 5वें नंबर पे वियतनाम। यूएसए में होती है लंबे रेशे वाली कपास, बढ़िया, इसीलिए उनका कपड़ा देखा होगा आपने, कॉटन का बड़ा फाइन सा होता है।
लेकिन यूएसए में भी मैंने सुना है कि मेरे मित्र गए वहां, बड़े उससे गए, पहली तनख्वाह मिली, गए शोरूम में, वहां से कपड़ा खरीदा, उसमें लिखा होता मेड इन इंडिया। क्या लिखा होता? और मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया एंड मेड इन बांग्लादेश। हाँ, लेकिन उनके उसमें एक चमक सी होती है। वो जो कपास है ना, इजिप्ट में भी होती, नील नदी के किनारे भी लंबे रेशे वाली कपास होती है। आपका जो ये कैस्पियन सी, सॉरी अराल सी, जो ये वो हो गया, क्या बोलते हैं, पूरा खत्म है ना, अराल सी खत्म हो रहा, सूख रहा है अराल सी, संकट में। तो कारण ये है कि उसमें सीड दरिया, आमूर दरिया, जो दो नदियां गिरती थी, जो उसको पानी देती थी, उस पूरे पानी को डाइवर्ट करके उन्होंने क्या कर दिया, खेती की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब अराल सी में पानी पहुंच नहीं रहा, तो वो क्षेत्र भी कपास का क्षेत्र माना जाता है मेरे ख्याल से, उसको भी देखना। तो अगला मैंने बताना आपको शीर्ष 3 कपास निर्यातक और आयातक देश। तो शीर्ष 3 निर्यातक देश जो हैं वो है यूएसए, निर्यातक यूएसए, ग्रीस और कोट डी आइवरी, कोट डी आइवरी। और आयातक देश में जो है इटली, कोरिया और सऊदी अरब। इटली, कोरिया और, तो आयात बोलते हैं इंपोर्ट के लिए, तो इंपोर्ट जो सबसे ज्यादा करता है वो इटली करता है, उसके बाद कोरिया करता है, उसके बाद सऊदी अरब करता है। निर्यात जो सबसे ज्यादा करता है वो यूएसए करता है, ग्रीस करता है, यूनान, ग्रीस मतलब यूनान, और कोट डी आइवरी करता है। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं जूट उद्योग के बारे में, इसके बारे में, जूट उद्योग के बारे में।